अछूतपन का मूल, नस्लों की भिन्नता। अछूतपन का मूल क्या है? जैसे कहा गया है, इस विषय में अभी एकदम खोज नहीं हुई है। समाज शास्त्र के किसी विद्यार्थी का ध्यान अभी इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है। समाज शास्त्रियों से भिन्न जिन लेखकों ने भारत और उसके लोगों के बारे में लिखा है, उन्होंने कम या अधिक निंदा के साथ अछूतपन के वर्णन से ही संतोष किया है। जहां तक मैंने देखा है, मुझे केवल एक लेखक ऐसा मिला है जिसने अछूतपन की उत्पत्ति की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। यह लेखक श्री स्टैनले राइस हैं। श्री राइस का मत है, इस बात की बहुत संभावना है कि अछूत विजितों के वंशज हैं। जो जाति और पेशा एक चीज बनी, वे डूम, चमार आदि जातियों में गिने गए। प्रारंभिक समयों में वे दास बनाकर इन्हीं जातियों में धकेल दिए गए थे। वे आर्यों द्वारा विजित नस्लें नहीं थीं, बैरिया के आदिम वासी थे, जिन्हें द्रविड़ों ने जीता था, और क्योंकि वे भिन्न नस्ल के थे, इसलिए उन्हें समान जातीय चिन्हों की दीक्षा नहीं मिली थी। ऐसा होने से विवाह संबंध अनिवार्य होता, और तब मुक्त घुलना मिलना होने से नस्ल का ह्रास होता। लेकिन यह निषेध अनुल्लंघनीय नहीं हो सकता। हर चीज के अपवाद होते ही हैं। 4000 वर्षों में जो समय समय पर एक नस्ल का दूसरी नस्ल से अनिवार्य रक्त संबंध हुआ, उसने आदिम वासियों और प्राचीन द्रविड़ों के भेद को मिटा दिया होगा। ये लोग हिंदू धर्म में एक प्रकार का निचला दर्जा देकर शामिल कर लिए गए हैं। ये उसी के वायुमंडल में इतने समय से रह रहे हैं। हिंदू धर्म एक साथ ही अत्यंत सहनशील और असहनशील धर्म है। यह दीक्षा नहीं देता, जिस प्रकार तुम एक मुसलमान बन जा सकते हो, उस प्रकार तुम एक हिंदू नहीं बन जा सकते। जो धर्म के अंतर्गत रहते हैं, उन पर अत्यंत कड़े प्रतिबंध लागू होते हैं। लेकिन यह उन आदिम निवासियों का स्वागत करने के लिए सदा तैयार रहा है, जो इसके कायदे कानून मानने के लिए तैयार हुए, चाहे इसने उन्हें एक बहुत ही नीचा दर्जा दिया है, दूर दूर रखा है और अपने मंदिरों में जाने नहीं दिया है। इसलिए ऐसा लगेगा कि नृवंश शास्त्र के तर्क निर्णायक नहीं माने जा सकते जब हम इन बातों पर विचार करते हैं, जिनका उनके मूल नस्लगत स्वभाव पर प्रभाव पड़ा होगा और जिन्होंने उनके दृष्टिकोण को बदल दिया होगा। इस प्रकार द्रविड़ों ने पैरिया लोगों के साथ वही व्यवहार किया जो आर्यों ने विजितों के साथ किया समझा जाता है। उन्होंने उन्हें दास का दर्जा दिया और उन्हें वे काम सौंपे जिनका स्वयं करना वे अपनी शान के विरुद्ध समझते थे। केवल विवाह ही एक विचारणीय बात नहीं। पैरिया लोगों पर लगे प्रतिबंधों का कारण एक बड़ी हद तक निषेध के अदृश्य गुण भी हैं। किसी ऐसे आदमी को अपने परिवार जिसमें चिन्ह समानता है में शामिल करना सामाजिक मर्यादा के ही विरुद्ध नहीं, इससे उस परिवार पर उनके अपने देवता विशेष का कोप भी बरस पड़ सकता है। और यदि कहीं उसे मंदिर की पवित्र सीमाओं के भीतर देवता की पूजा करने दिया गया, तब तो आकाश से बरसने वाली प्रलयाग्नि उन्हें जला दे सकती है। हाँ, यद्यपि वे पूजा में हिस्सा नहीं ले सकते, किंतु वे ऐसे नीच काम कर सकते हैं जिनसे पवित्र भवनों के अपवित्र होने का डर न हो। ईसाइयत की भाषा में कहा जाए तो कहना होगा कि यद्यपि एक पैरिया बेदी पर नहीं चढ़ सकता था, अर्चन नहीं कर सकता था, तो भी वह एक शर्त पर घंटी बजा सकता था। वह अपने आप को संगत में शामिल नहीं समझ सकता था, वह वास्तव में संगत से बाहर था। इस अवस्था में वह संस्कार से अपवित्र था, न पानी से न किसी प्रायश्चित से ही। उसका वह धब्बा धुल सकता था जो निषेध प्रक्रिया के कारण उस पर लगा हुआ था। उसका स्पर्श करना, दूर दूर से व्यवहार के अतिरिक्त उससे किसी प्रकार का व्यवहार रखना, मानो एक प्रकार के जादू से अपवित्र हो जाना है। आप उससे अपना खेत जुतवा सकते हैं, क्योंकि उसमें आज्ञा देने के अतिरिक्त आपको उससे और कोई सरोकार नहीं रखना पड़ता। उसके सिर पर अपवित्रता की मोहर लगी है, और यह वैसे ही उसके साथ पैदा हुई है जैसे उसकी नसों का रक्त। और इस प्रकार भारतीय जनमत ने उसे पवित्र और पतित तो माना ही था, वह उन पेशों के कारण जो उसके लिए छोड़े गए और भी अधिक पतित तथा दूसरों को पवित्र बनाने वाला हो गया। श्री राइस के मत के वास्तव में दो हिस्से हैं। उनके मत के अनुसार अछूतपन दो बातों से उत्पन्न हुआ है, नस्ल और पेशा। स्पष्ट ही है कि इन दोनों बातों पर प्रेत को दो विचार करना होगा। इस परिच्छेद में हम उनके मत पर अर्थात नस्ल के अछूतपन का मूल कारण होने के संबंध में विचार करेंगे। श्री राइस के नस्ल सिद्धांत में दो बातें हैं। एक, अछूत अनार्य हैं, अद्राविड़ हैं, मूलवासी हैं। दो, वे द्रविड़ों द्वारा पराजित हुए और अधीन बनाए गए। इस मत पर विचार करने बैठते हैं तो भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण, उनकी विजय और उससे उत्पन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं सभी प्रश्न सामने आते हैं। श्री राइस के मतानुसार भारत पर दो आक्रमण हुए हैं। पहला आक्रमण द्रविड़ों का है। उन्होंने द्रविड़ आदिवासियों को वर्तमान अछूतों के पूर्व पुरुषों को जीता और उन्हें अछूत बनाया। दूसरा है भारत पर आर्यों का आक्रमण। यों ने द्रविड़ों को जीता।
वह यह नहीं बताते कि विजयी आर्यों ने विजित द्रविड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया। यदि उन्हें उत्तर देने के लिए मजबूर किया जाए तो शायद वे कहें कि आर्यों ने उन्हें शूद्र बना दिया। यह तो एक बनी बनाई टला हाथ लग गई। द्रविड़ों ने आक्रमण किया और वासियों को अछूत बनाया। आर्यों ने आक्रमण किया और अफेस्ट को शूद्र बनाया। यह मत मशीन मत है, एक कल्पना मात्र, इतना अधिक बचपन लिए हुए कि इससे शूद्रों और अछूतों की उत्पत्ति के संबंध में जो नाना उलझे हुए प्रश्न हैं, उनका समाधान नहीं हो सकता। प्राचीन इतिहास के विद्यार्थी जब अतीत में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें 4 नाम प्रायः मिलते हैं: आर्य, द्रविड़, दास और नाग। इन नामों का क्या अर्थ है? इस प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया गया। क्या ये आर्य, द्रविड़, दास और नाग 4 भिन्न 2 नस्लों के 4 नाम हैं अथवा एक ही नस्ल के 4 नाम हैं? सामान्य मान्यता है कि ये 4 भिन्न नस्लें हैं। यह एक ऐसी मान्यता है जो श्री राइस के मत के समान मतों का आधार है। यह मत हिंदू समाज की रचना, विशेष रूप से इसके वर्गीय आधार की व्याख्या करने का प्रयत्न है। इस प्रकार के मत को स्वीकार करने से पहले उसके आधार की परीक्षा कर लेनी होगी। हम आर्यों से आरंभ करें तो यह निर्विवाद है कि वे एक ही तरह के लोग नहीं थे। वे 2 हिस्सों में विभक्त थे, इस बारे में मतभेद हो ही नहीं सकता। यह भी निर्विवाद है कि दोनों की 2 भिन्न संस्कृतियां थीं। दोनों में से एक को हम ऋग्वेदीय आर्य कह सकते हैं और दूसरों को अथर्ववेदीय। इनके बीच की सांस्कृतिक खाई एकदम पूरी पूरी प्रतीत होती है। ऋग्वेदीय आर्य यज्ञों में विश्वास करते थे, अथर्ववेदीय जादू दोने में। उनकी पुराण कथाएं भिन्न भिन्न थीं। ऋग्वेदीय कार्य बाढ़ और मनु से सृष्टि की उत्पत्ति में विश्वास करते थे। अथर्ववेदीय आर्य बाद में विश्वास नहीं करते थे। वे मानते थे कि उनकी नस्ल ब्रह्मा या प्रजापति से उत्पन्न हुई। उनके साहित्यिक विकास के भी भिन्न भिन्न रास्ते थे। ऋग्वेदीय आर्यों ने ब्राह्मण, सूत्र तथा आरण्यकों की रचना की। वेदियों ने उपनिषदों की रचना की। यह साहित्यिक संघर्ष इतना बड़ा था अथर्व। इस विषय की विस्तृत चर्चा के लिए मेरी शुद्ध कौन थे कि ऋग्वेदी आर्यों ने चिरकाल तक न अथर्व वेद को और न उपनिषदों को पवित्र वाङ्मय ही माना, और जब उन्होंने उपनिषदों को स्वीकार किया तो उसे वेदांत कहा। आजकल वेदांत शब्द का अर्थ वेद का सार किया जाने लगा है, किंतु इसका प्राचीन प्रत्यय रहा है वेद के अंत में, वेद की सीमा के बाहर, वेद के सदृश पवित्र नहीं। वे इसके अव्ययन को अनुलोम अध्ययन मानते थे। हम नहीं जानते कि आर्यों के ये तीनों विभाग 2 भिन्न भिन्न नस्लें थीं अथवा नहीं। हम यह भी नहीं जानते कि आर्य किसी नस्ल का ही नाम रहा है। इसलिए इतिहासज्ञ जो यह मानकर चले हैं कि आर्य एक भिन्न नस्ल थे, यह उनकी गलती हुई है। इससे भी बड़ी गलती दासों को नागों से पृथक करना है। दास और नाग एक ही हैं। दास नागों का केवल दूसरा नाम मात्र है। यह समझना कठिन नहीं है कि वैदिक वाङ्मय में नागों का ही नाम दास क्यों पड़ गया। दास भारतीय ईरानी शब्द दाहक का संस्कृत रूप है। नागों के राजा का नाम दाहक था, इसलिए आर्यों ने नागों के राजा के नाम पर सभी नागों को सामान्य रूप से दास कहना आरंभ किया। नाग कौन थे? निस्संदेह वे अनार्य थे। वैदिक वाङ्मय को ध्यान से देखने से उसमें एक विरोध की भावना, द्वैत की भावना, 2 तरह की संस्कृतियों और विचारधाराओं के बीच चढ़ा ऊपरी की भावना साफ तौर पर दिखाई देती है। ऋग्वेद में हमारा परिचय आर्य देवता इंद्र के शत्रु अहिवृत्र सांप देवता से होता है। पीछे चलकर यह सांप देवता नाग नाम से इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ, किंतु प्रारंभिक वैदिक वाङ्मय में नाग नाम दृष्टिगोचर नहीं होता। और जब यह शतपथ ब्राह्मण में प्रथम बार आता है 11, 2, 7, 12, तो यही स्पष्ट नहीं होता कि नाग का मतलब एक बड़ा सांप है या एक बड़ा हाथी। लेकिन इससे अहिवृत्र का स्वरूप नहीं ढकता, क्योंकि ऋग्वेद में उसका स्वरूप सदैव एक पानी में अथवा उसके चारों ओर छिपे तथा आकाश और पृथ्वी के जल पर समान रूप से अधिकार किए हुए सर्प का है। अहिवृत्र संबंधी वेद मंत्रों से यह भी स्पष्ट है कि आर्य उसकी पूजा नहीं करते थे। वे उसे आसुरी प्रकृति का एक शक्तिशाली देवता मानते थे, जिसे परास्त करना ही इष्ट था। ऋग्वेद में नागों का नाम आने से यह स्पष्ट था कि नाग एक बहुत ही प्राचीन जाति थी। यह भी याद रखने की बात है कि नाग न तो आदिवासी ही थे और न असभ्य ही। इतिहास नागों और राजकीय परिवारों के बीच निकट वैवाहिक संबंधों का साक्षी है। कदंब नरेश कृष्ण वर्मा के देवगिरी शिलालेख के अनुसार कदंब कुल के आरंभ का नागों से संबंध था। 9वीं शताब्दी के रायकोट के दान पात्र में अश्वत्थामा के एक नागी नागिन के साथ विवाह का उल्लेख है। उन्हीं की संतान स्कंद शिष्य ने पल्लव वंश की स्थापना की। 9वीं शताब्दी के एक दूसरे पल्लव शिलालेख के अनुसार वीरकूर्च पल्लव वंश का राजा था। इसी शिलालेख में लिखा है कि उसने एक नागी से विवाह किया था और उससे उसे राजचिन्ह मिला था।
वाकाटक नरेश प्रवरसेन के पुत्र गौतमीपुत्र का भारशिव नरेश भवनाग की कन्या के साथ विवाह करना एक ऐतिहासिक घटना है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय का नागकुल की कुबेरनाग नामक कुमारी से विवाह हुआ। एक तमिल कवि का कहना है कि कोकिली नाम के एक प्राचीन चोल नरेश ने एक नाग कुमारी से विवाह किया था। राजेंद्र चोल को भी अपनी तेजस्विता के कारण एक नाग कन्या का पाणिग्रहण करने का श्रेय दिया जाता है। नवसाह सांकचरित में परमार नरेश सिंधुराज, जिसने 10वीं शताब्दी के प्रथम भाग में राज्य किया होगा, और शशिप्रभा नामक नाग कन्या के विवाह का इस विस्तार से और ऐसी यथार्थता से वर्णन है कि हमें लगभग यह विश्वास ही हो जाता है कि इस कथन का कुछ न कुछ ऐतिहासिक आधार अवश्य होगा। 2030 से 673 विशून्य सन के हर्ष के शिला लेख से हमें इस बात का पता लगता है कि गुवाक प्रथम नागों और कुमारों की सभाओं में वीर रूप से प्रसिद्ध था। यह नरेश विग्रहराज छैमान से ऊपर की पीढ़ी में छठा था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह 9वीं शताब्दी के मध्य में राज्य करता रहा होगा। उड़ीसा के भौमन वंश के शांतिकर के पुत्र के एक शिलालेख में लिखा है कि उसने नाग परिवार की त्रिभुवन महादेवी से विवाह किया। शांतिकर का समय 629 ईशून्य के आसपास समझना चाहिए। नाग सांस्कृतिक विकास की ऊंची अवस्था को तो प्राप्त थे ही, किंतु इतिहास से यह भी मालूम होता है कि वह देश के एक बड़े भूभाग पर राज्य भी करते थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराष्ट्र नागों का घर है। यहाँ के लोग और यहाँ के राजा नाग थे। एक से अधिक प्रमाणों से यह अनुमान लगता है कि ईसा की आरंभिक शताब्दियों में आंध्र देश और उसका पड़ोस नागों के अधीन था। सातवाहनों और उनके ऋतुकुल सातकर्णी उत्तराधिकारियों का रक्त नाग रक्त ही था। जैसा डा H.C. राय चौधरी ने निर्देश किया है कि सातवाहन वंश के पौराणिक प्रतिनिधि सालीभरण को द्वात्रिंशत पुकलित ने ब्राह्मण और नाग के मेल से उत्पन्न स्वीकार किया है। उनकी वंशावलियों में जो नमूने के नाग नाम मिलते हैं, उनसे यह बात पर्याप्त रूप से सिद्ध हो जाती है। अनेक घटनाओं से यह भी सिद्ध होता है कि सातवाहन राज्य के अंतिम दिनों में नाग बहुत शक्तिशाली हो गए थे। सातवाहन वंश की मुख्य शाखा के अंतिम नरेश पुलुम्बी के राज्यकाल में स्कंदनाग नामक राजा राज्य करता था। दूसरे एक छुतु नरेश की कन्या नाग मुल्निका के बारे में उल्लेख है कि उसने शिवकंदनागश्री नाम के अपने पुत्र के साथ एक नाग की भेंट दी। इस वंश के सभी ज्ञात नरेशों के नाम वही हैं। इससे नागों से निकट संबंध सिद्ध होता है। तीसरे सोरेनगोई की राजधानी उरकपुर के नाम से यह बात झलकती है कि यह किसी नागराजा का अलग थलग राज्य नहीं था, किंतु उस चिरकाल स्थित प्रदेश में वह नागों का एक उपनिवेश था। सिंहल और श्याम की अनुश्रुति से भी हमें यह ज्ञात होता है कि कराची के पास मजेरिक नाम का एक नाग प्रदेश था। 3री शताब्दी और 4थी शताब्दी के आरंभिक हिस्से में उत्तर भारत भी अनेक नाग नरेशों द्वारा शासित रहा है। यह बात पुराणों, प्राचीन सिक्कों तथा प्राचीन लेखों तीनों से सिद्ध होती है। विदिशा, वर्तमान भिलसा के 3 स्वतंत्र प्रदेश चंपावती अथवा पद्मावती और मथुरा तीनों का स्पष्ट रूप से ऐसा उल्लेख मिलता है कि उनके महत्वपूर्ण होने में किसी तरह का संदेह नहीं रह जाता। भारशिव वंश के एकमात्र ज्ञात नरेश का नाम भवनाग भी नागों से ही संबंध जोड़ता प्रतीत होता है। यहाँ यह संभव नहीं है कि हम द्वितीय समूह के सिक्कों के विवाद में उतर सकें अथवा इन पौराणिक राजाओं के साथ अच्युत गणपति नाग व इलाहाबाद स्तंभ के नागसेन को मिला सकें। प्राचीन इतिहास में जितने नागों का उल्लेख है, उनमें से चतुर्थ शताब्दी के नाग परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दृष्टि से साधार प्रतीत होते हैं। हमें पता नहीं कि लाहौर की ताम्र मुद्रा के नाग भट्ट और उनके पुत्र महाराज महेश्वर नाग उक्त 3 परिवारों में से किसी एक के थे अथवा अपने में एक और पृथक नाग परिवार था। लेकिन इन सब से डा शून्य सीसी राय के निष्कर्ष का समर्थन होता है कि उत्तर भारत में चतुर्थ शताब्दी के कुशन राज्यों नव नागों ने जीत लिया तो वह लुप्त हो गए। ये नाग उत्तरायण के भिन्न भिन्न प्रदेशों में राज्य करते रहे होंगे। पीछे तो उन्हें भी समुद्रगुप्त की सेनाओं ने बहा दिया। जो हो स्कंदगुप्त के समय तक हम एक सवनाग को अंतर्वेदी का गवर्नर पाते हैं। सौराष्ट्र के आसपास विशेष रूप से भरुकच्छ में 6ठी शताब्दी तक नागों का महत्वपूर्ण स्थान रहा प्रतीत होता है। जूनागढ़ शिला लेख से यह पता लगता है कि स्कंदगुप्त ने नागों के एक विद्रोह को बुरी तरह दबाया था। 570 ईशून्य में दद्दा प्रथम गुर्जर ने नागों को उखाड़ फेंका। इन्हें बिहुल्लक या ब्रोच द्वारा शास्त्री जंगल के लोग माना गया है। ध्रुव सेन द्वितीय के 645 ईशून्य के दानपत्र में प्रमात्री श्रीनाग का दूतक के तौर पर उल्लेख है। 9वीं शताब्दी में नागों को विशेष रूप से मध्य भारत में दूसरी बार फिर महत्व प्राप्त हुआ। 800 ईशून्य में कौशल स्थित श्रीपुर के महाराज त्रिवर्ग देव ने एक नाग वंश को हराया। इसके कुछ समय बाद हमें बनाल के शिलालेखों में भी नागों के 2 उल्लेख मिलते हैं। महामांडलिक ईश्वर घोष का रामगंज का लेखा धेक्कारी के एक घोष नाग परिवार से हमें परिचित कराता है।
इसे 11वीं शताब्दी माना गया है। 12वीं शताब्दी के हरिवर्म देव के मंत्री भट्ट भवदेव की भुवनेश्वर प्रशस्ति में भी उसके द्वारा नागों के विनाश का उल्लेख है। रामचरित्र ने भी रामपाल द्वारा भव भूषण संतति के राज्य उत्कल की विजय का उल्लेख किया है। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट है कि वे नाग थे अथवा चांद्र। अधिक संभावना यही है कि वे नाग ही थे, क्योंकि वे ही अधिक प्रसिद्ध थे। 10वीं से 12वीं शताब्दी तक सेंद्रक, सिंध अथवा छिंदक परिवार की भिन्न भिन्न शाखाएं शनैः मध्य भारत के, विशेष रूप से बस्तर में भिन्न भिन्न भूप्रदेशों में फैल गई। 10वीं शताब्दी के शिला लेखों में बेगूर के नागरक्षों का भी वर्णन है। वे पश्चिम गंग के राजा एरियप्पा की ओर से वीर महेंद्र के विरुद्ध लड़े और युद्ध में यश प्राप्त किया। यदि नवसाहसांकचरित की साक्षी सही स्वीकृत की जाए तो सिंधुराज परमार की रानी का पिता नागनरेश इसी समय के आसपास नर्मदा के तट पर रत्नवती में राज्य करता रहा होगा। द्रविड़ कौन है? क्या वे नागों से भिन्न हैं? अथवा क्या ये एक ही नस्ल के लोगों के दो भिन्न नाम हैं? प्रचलित मत है कि द्रविड़ और नाग दो भिन्न नस्लें थीं। यह मत लोगों को अनोखा लगेगा, किंतु तो भी यही बात सही है कि द्रविड़ और नाग केवल दो भिन्न नाम हैं, नस्ल एक ही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत ही थोड़े लोग इस बात को स्वीकार कर सकेंगे कि द्रविड़ और नाग एक ही नस्ल के दो भिन्न नाम हैं, और उससे भी कम लोग यह स्वीकार करेंगे कि नागों के रूप में द्रविड़ों ने न केवल दक्षिण भारत पर किंतु उत्तर और दक्षिण सारे भारत पर अधिकार रखा है। किंतु यह ऐतिहासिक सत्य है। हम देखें कि इस विषय के अधिकारी विद्वानों का क्या मत है। श्री दीक्षितयर, एक प्रसिद्ध दाक्षिणात्य पंडित, ने अपने रामायण में दक्षिण भारत शीर्षक लेख में लिखा है, नाग एक दूसरा दल जो कि अर्धलौकिक है और जिनका जातीय चिन्ह सर्प है, पश्चिमोत्तर में तक्षशिला से लेकर उत्तर पूर्व में असम तक और सिंहल तथा दक्षिण भारत में भी इस प्रकार सारे भारत में फैले थे। एक समय वे शक्तिशाली रहे होंगे, या तो यक्षों यक्वोह के समकालीन या राजनीतिक सत्ता के तौर पर उनके पतन के बाद दक्षिण भारत में नागों की प्रधानता हुई। न केवल सिंहल किंतु प्राचीन मलबार के प्रदेशों पर भी प्राचीन नागों का अधिकार था। ईसा के बाद की आरंभिक शताब्दियों के तमिल ग्रंथों में प्रायः नागंदु का उल्लेख आता है। अभी भी मलबार में नाग पूजा के अवशेष जैसे तैसे चले आ रहे हैं। दक्षिण त्रावणकोर का नागर कोविल आज भी नाग पूजा को समर्पित है। उनके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि नाग लोग समुद्री लोग थे। उनकी स्त्रियां सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थीं। ऐसा लगता है कि नाग चेरों में घुल मिल गए थे, जिन्होंने ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास शक्ति और प्रसिद्धि प्राप्त की। श्री श्रोल्टम ने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है। उनके कथन से इस विषय पर और प्रकाश पड़ता है। प्राचीन समय से द्रविड़ लोग तीन भागों में बंटे रहे हैं, चेर, चोल तथा पांड्य। चैर अथवा सेर प्राचीन तमिल में सरे नाग का पर्यायवाची है, चेरमंडल नागद्वीप व नागप्रदेश। इससे स्पष्ट तौर पर यह आ लगता है कि दक्षिण के द्रविड़ों की उत्पत्ति असुरों से हुई है। उसके अतिरिक्त अभी भी गंगा की उपत्यका में कुछ ऐसे लोग चारों ओर फैले हुए हैं जो अपने आप को चेरू या सेओरी कहते हैं और जिनका कहना है कि वह नाग देवता के वंशज हैं। चेरू बहुत प्राचीन नस्ल हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि गंगा की उपत्यका के एक बड़े हिस्से पर उनका अधिकार रहा है, जिस पर, जैसा कि हम देख चुके हैं, अत्यंत प्राचीन काल में नागों का अधिकार था। मुस्लिम आक्रमण के अशांत दिनों में चेरू अपनी भूमि से अधिकार च्युत हो गए प्रतीत होते हैं। अब ये एकदम निर्धन हैं और उनके पास एक प्रकार से भूमि है ही नहीं। इसमें तनिक संदेह नहीं हो सकता कि ये लोग अपने द्रविड़बंध चेरों के संबंधी हैं। चेरुओं में कई विचित्र रीति रिवाज हैं। उनमें एक ऐसा है जो लिच्छवियों और नेपाल के नेवारों से उनका संबंध जोड़ता प्रतीत होता है। यह है प्रत्येक 5 या 6 घरों पर एक राजा का चुना जाना और तिलक आदि से उनका राज्याभिषेक करना। लिच्छवियों तथा नेवारियों दोनों में ही बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जो दक्षिण के द्रविड़ों के समान हैं। प्रत्येक सांप की पूजा करता है। करकोटक नाग का नेपाल में वही स्थान है जो नील नाग का कश्मीर में। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली का भी एक नाग ही रक्षक देवता था। लिच्छवियों और नेवारों के विवाह संबंध तमिल लोगों के अत्यधिक सदृश हैं और उनसे समान उत्पत्ति की बात पर बहुत प्रकाश पड़ता है। नेवारों में जायदाद पर मातृपक्ष के अनुसार अधिकार होता रहा है, जैसा कि कभी पंजाब के अरट्ट, बाहिक और तखस लोगों में। उनमें उनका अपना पुत्र उत्तराधिकारी न होकर उनकी बहन का बेटा उत्तराधिकारी होता था। यह अभी भी एक द्रविड़ रिवाज है।
थोड़े में कहना हो तो अविदूर अतीत के एक द्रविड़ लेखक श्री बालकृष्ण नैयर का कहना है कि उन्हें उनके आदमी लगभग हर खास बात में नेवारियों के सगे संबंधी लगते हैं। इनके अतिरिक्त दूसरी कड़ियां भी हैं जो दक्षिण के नागों को उत्तर के लोगों के साथ मिलाती हैं। चंबल नदी के समीप कंसवाह में कर्नल टाड़ को मिले एक शिलालेख के अनुसार शैलेंद्र नाम का एक राजा ताख्यो पर राज्य करता था जो सरय नस्ल का था। यह दल शक्तिशालियों के दल में प्रसिद्ध था। यह स्पष्ट ही है कि यह तख्य या तक पंजाब का वही राज्य था जहां नसांग आया था और जिसका पहले उल्लेख हो ही चुका है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तख्य के नाग लोग सरय भी कहलाते थे। फिर बाह्य हिमालय में सतलज और व्यास की उपत्यका के बीच सरज या स्योरज नाम का एक प्रदेश है। इसमें नाग देवताओं की ही विशेष पूजा होती है। ऊपरी चिनाब उपत्यका में एक दूसरा स्योरज है, वहां भी नाग पूजक लोग ही रहते हैं। सरज अथवा स्योरज कर्नल टाड़ के शिलालेख का सरय ही प्रतीत होता है। गंगा की उपत्यका के चेरू लोगों का दूसरा नाम स्योर भी यही है। चेर अथवा नाग लोगों का पुराना तमिल नाम सरे भी यही लगता है। इसलिए यह स्पष्ट सा ही है कि सरय या तख्य सतलज उपत्यका के सरज, गंगा के स्योर अथवा चेरू और दक्षिण के चेर, सेर व केरल सभी नागपूजक लोगों की ही भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। इस बात की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है कि हिमालय प्रदेश की कुछ बोलियों में किर या किरी का अर्थ साफ है। कदाचित इसी शब्द से किरात शब्द बना हो। हिमालय के लोगों लिए इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है। राजतरंगिणी में यह शब्द काश्मीर के या उसके आसपास के लोगों के लिए आया है। वराहमिहिर ने भी किरों का उल्लेख किया है। प्रो शून्य कीलहार्न द्वारा प्रकाशित एक ताम्र पत्र में भी इसका उल्लेख है। कांगड़ा उपत्यका में बैजनाथ मंदिर है। वहां के एक शिलालेख में उस स्थान का नाम किरमान है। स्थानीय बोली में इसका अर्थ होगा सापों गांव। नाग अभी भी बैजनाथ का और आसपास के सारे प्रादेशिक जनप्रिय देवता है और इस प्रकार कीड़ा कीड़ा शब्द नाग का पर्याय वाची है और इसमें कुछ संदेह नहीं रह जाता कि हिमालय के सर्पपूजक कीड़ा दक्षिण के द्रविड़ केर, चेर अथवा केरल के संबंधी थे। नाम की समानता सदैव विश्वसनीय नहीं होती, किंतु यहाँ हमारे पास कुछ और भी है। ये लोग जिनके नाम स्पष्टतः एक ही हैं, सभी सूर्यवंशी हैं। वे सभी मनियर नाग को मानते हैं और सभी नाग देवताओं को अपने पूर्वज मान उनकी पूजा करते हैं। उपरोक्त कथन से यह लगभग निश्चित है कि दक्षिण के द्रविड़ उसी परंपरा के हैं जिस परंपरा के उत्तर के नाग और असुर। इससे यह स्पष्ट है कि नाग और द्रविड़ एक ही और वहां जाती हैं। इतने प्रमाण होने पर भी संभव है लोग इस मत स्वीकार न करें। इस मत को स्वीकार करने में जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह दक्षिण के लोगों के द्रविड़ नाम की है। उनके लिए यह पूछना स्वाभाविक होगा कि यदि दक्षिण के लोग नाग ही हैं तो केवल वे ही द्रविड़ क्यों कहलाते हैं। आलोचक अवश्य पूछेंगे, यदि द्रविड़ और नाग एक ही लोग हैं तो दक्षिण के लोगों के लिए भी नाग शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक गुत्थी है, किंतु यह कोई ऐसी गुत्थी नहीं जो सुलझाई न जा सके। यह सुलझ सकती है यदि कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए। पहली बात जो ध्यान देने की है वह भाषा संबंधी स्थिति है। आज दक्षिण की भाषा उत्तर की भाषा से भिन्न है। क्या यह सदैव से है? इस प्रश्न पर श्री ओल्डहन के विचार ध्यान देने योग्य हैं। यह स्पष्ट है कि प्राचीन संस्कृत व्याकरण द्रविड़ प्रदेशों की भाषा को उत्तर की बोलियों से संबंधित मानते थे और उनकी सम्मति में इसका उन लोगों की भाषा से विशेष संबंध था जो, जैसा हमने देखा है, असुरों के वंशज प्रतीत होते हैं। उस प्रकार सहस्रचंद्रिका में लक्ष्मीधर का कथन है कि पांड्यक, केकय, बाहलीक, सहा तथा नेपाल पैशाची देशों में पैशाची भाषा बोली जाती है। कुंतल, सुदेश, भोट, गंधार, हैव और कनोजन ये पैशाची देश हैं। सब बोलियों में पैशाची में संस्कृत का सबसे कम अंश है। असुर आरंभ में आर्यों से भिन्न कोई भाषा बोलते थे, यह स्पष्ट है।
प्रो म्यूर ने ऋग्वेद से बहुत से अनुच्छेद उद्धृत किए हैं जिनमें असुरों की भाषा के लिए मृवाच शब्द का प्रयोग किया गया है। मृद्वाच, जिसका मेरा अर्थ हानि प्राप्त बोली है, सायण के अनुसार उन लोगों की चोली है जिनकी जिह्वा नष्ट हो गई है। इसमें संदेह नहीं कि इस शब्द का मूल अर्थ यही रहा है कि असुरों की भाषा आर्यों को कम या अधिक मात्रा में समझ में नहीं ही आती रही है। ऋग्वेद के एक दूसरे अनुच्छेद पर भी यही व्याख्या ठीक उतरती है, जिसमें कहा गया है कि हम इंद्र को प्रसन्न कर अपशब्द बोलने वालों को जीत लें। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि असुरों को वाणी न होने से वे कहीं के नहीं थे। वे हेलवह हेलवह चिल्लाते थे। उनकी वाणी ऐसी ही प्रबोध गमय थी, और जो इस प्रकार बोलता है वह म्लेच्छ है। इसलिए कोई ब्राह्मण बर्बर भाषा न बोले, क्योंकि यह असुरों की भाषा है। मनु में लिखा है कि जो ब्रह्मा के मुंह, बाहु, जांघ और पैरों से उत्पन्न वर्णों से बाहर के हैं, चाहे वे म्लेच्छ भाषा बोले चाहे आर्य भाषा दस्यु हैं। इससे स्पष्ट है कि मनु के समय में आर्य भाषा के साथ साथ म्लेच्छ अथवा असुरों की भाषा भी बोली जाती थी। तो भी महाभारत में जिस समय का उल्लेख किया गया है, आर्य प्राण जातियों में असुर भाषा लगभग मर गई होगी। विदुर ने जब युधिष्ठिर को संबोधित करके कहा तो म्लेच्छा भाषा का उपयोग किया, जिसमें युधिष्ठिर के अतिरिक्त और कोई समझ न सके। इसके बाद के समय में राम तर्कवागीश व्याकरण ने नाग भाषाएं बोलने वालों का उल्लेख किया है। इससे अनुमान होता है कि अपरिवर्तित असुरों ने अपने बदल गए भाइयों के बहुत बाद तक अपने धर्म और अपने परंपरागत रीति रिवाजों की रक्षा की। इन्हीं अपरिवर्तित जातियों में ही पैशाची बोलियों का उपयोग होता था, और जैसा हम अभी देख चुके हैं, उन्हीं जातियों में द्रविड़ पांड्य थे। तमिक और दूसरी संबंधी बोलियों का आधार प्राचीन असुर भाषा ही है। इस मत का समर्थन इस बात से भी होता है कि सिंध की भाषा उनकी भाषा के सीमा पर रहने वाली ब्राहुई नाम की एक जाति की बहुत ही समीप सिद्ध हुई है। वास्तव में डाशून्य कार्डवेल का कहना है कि ब्राहुई भाषा के कारण हम द्रविड़ नस्ल के चिन्हों को सिंध पार मध्य एशिया के दक्षिण तक खोज सकते हैं। यह प्रदेश, जैसा कि मैं पहले निर्देश कर चुका हूं, असुरों अथवा नागों का घर था। द्रविड़ राज्यों के संस्थापक बहुत करके इसी नस्ल के रहे होंगे। जितने भी प्रमाण एकत्र किए गए हैं, उन पर विचार करने से यही परिणाम निकलता है कि दक्षिण के द्रविड़ और उत्तर के असुर अथवा नाम एक ही परंपरा के लोग हैं। दूसरी बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि द्रविड़ एक मौलिक शब्द नहीं है। यह तमिक शब्द का संस्कृत रूप है। मूल शब्द तमिक जब संस्कृति में आया तो वह दमिल हो गया और दमिल ही द्रविड़ बन गया। द्रविड़ शब्द लोगों की भाषा का नाम है, उससे किसी नस्ल का बोध नहीं होता। तीसरी बात जो याद रखने की है कि तमिक या द्रविड़ केवल दक्षिण भारत की ही भाषा नहीं थी, किंतु आर्यों के आगमन से पूर्व समस्त भारत की भाषा थी और कश्मीर से रामेश्वरम तक बोली जाती थी। इससे अगली बात जो ध्यान देने की है वह आर्यों और नागों का संबंध और नागों तथा उनकी भाषा पर इसका जो प्रभाव पड़ा वह है। यह विचित्र बात लगेगी, किंतु इस संबंध का उत्तर के नागों पर जो प्रभाव पड़ा वह उस प्रभाव से बिल्कुल भिन्न था जो दक्षिण भारत के नागों पर पड़ा। उत्तर के नागों ने अपनी मातृभाषा तमिक को छोड़ दिया और संस्कृत को अपना लिया। दक्षिण के नाग अपनी मातृभाषा तमिक से चिपटे रहे और आर्यों की संस्कृत भाषा को नहीं अपनाया। यदि यह भेद ध्यान में रहे तो उससे इस बात के समझने में सहायता मिलेगी कि द्रविड़ नाम केवल दक्षिण भारत के ही लोगों पर क्यों लागू हुआ। उत्तर भारत के नागों को द्रविड़ नाम से संबोधित करने की आवश्यकता जाती रही थी, क्योंकि वे द्रविड़ भाषा बोलना भूल चुके थे। लेकिन जहां तक दक्षिण के नागों की बात है, उन्हें द्रविड़ कहने का औचित्य दो कारणों से बना रहा। एक तो क्योंकि वह द्रविड़ भाषा से चिपटे रहे, दूसरे उत्तर के नागों के उसे छोड़ देने के बाद केवल वे ही ऐसे लोग रह गए थे जो द्रविड़ भाषाएं बोलते थे। यही वास्तविक कारण है कि दक्षिण के लोग द्रविड़ क्यों कहलाए। दक्षिण के लोगों के लिए द्रविड़ शब्द का विशेष प्रयोग होने से यह बात अमल नहीं होनी चाहिए कि नाग और द्रविड़ एक ही और वही लोग हैं। वे एक ही जनसमुदाय के दो भिन्न नाम हैं।
नाग उनका जातिगत संस्कृतिगत नाम है और द्रविड़ भाषागत। इस प्रकार दास वे ही हैं जो नाग हैं और नाग वे ही हैं जो द्रविड़ हैं। दूसरे शब्दों में हम भारत की नस्लों के संबंध में इतना ही कह सकते हैं कि अधिक से अधिक दो नस्लें ही रही हैं, आर्य और नाग। स्पष्ट ही है कि श्री राइस का मत निराधार सिद्ध होता है। यह मत भारत में 3 नस्लों को स्वीकार करता है, जबकि वास्तव में 2 ही नस्लें रही हैं। यदि यह स्वीकार भी कर लिया जाए कि द्रविड़ों के आगमन से पूर्व एक तीसरी आदिवासी जाति भारत में रहती थी, तो क्या यह कहा जा सकता है कि ये द्रविड़ पूर्व आदिवासी वर्तमान अछूतों के पूर्वज थे? सत्य बात का पता लगाने के लिए हमारे पास 2 कसौटियां हैं, एक नृतत्व शास्त्र एंथ्रोपोमेट्रिक की और एथनोलॉजिकल दूसरी नस्ल की दृष्टि में। भारतीय लोगों के बारे में नृतत्व शास्त्र की दृष्टि से विचार करने पर प्रो शून्य घुरे ने अपने भारत में जाति और नस्ल नामक ग्रंथ में कुछ ध्यान आकर्षित करने वाली बातें कही हैं। उसी में से एक उद्धरण है। युक्त प्रांत के ब्राह्मण को प्राचीन आर्यों का एक नमूना प्रतिनिधि मानकर हम उसी से तुलना करना आरंभ करते हैं। यदि हम नासिका के मापदंड की ओर ध्यान दें तो ऐसा मालूम होता है कि युक्त प्रांत के क्षेत्री को छोड़कर वह पंजाब के चूहड़े और खत्री की अपेक्षा छोटा पड़ता है। चूहड़े और खत्री के नासिका माप का भेद युक्त प्रांत के ब्राह्मण और पंजाब के चूहड़े के भेद से कुछ ही कम है। इसका अर्थ हुआ कि युक्त प्रांत का ब्राह्मण शारीरिक दृष्टि से अपने प्रांत के क्षत्रिय की बहुत ऊंची जाति के अतिरिक्त शेष सभी जातियों की अपेक्षा पंजाब के चूहड़े और खत्री के एरेंट है। संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और पंजाब के चूहड़े का सामीप्य और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है यदि हम संयुक्त प्रांत के ब्राह्मणों तथा अन्य प्रदेशों के ब्राह्मणों के नासिका मापों पर विचार करें। संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और बिहार के ब्राह्मण का माप आर्य संस्कृति के प्रचार के हिसाब से सोचा जाए तो शायद बहुत समान होना चाहिए, किंतु उसमें इतना ही भेद है जितना संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण और पंजाब के चूहड़े में। ऐतिहासिक आधार पर हम समझते हैं कि बिहार को संयुक्त प्रांत के आसपास होना चाहिए, किंतु अनुक्रमणिका की ओर देखने से पता लगता है कि कुर्मी ब्राह्मण के समीप है और चमार तथा डोम बहुत दूर हैं। लेकिन यहाँ चमार ब्राह्मण से उतना दूर नहीं है जितना संयुक्त प्रांत का चमार संयुक्त प्रांत के ब्राह्मण से। बंगाल की अनुक्रमणिका देखने से पता लगता है कि सामाजिक सीढ़ी के निचले छठे दर्जे पर जो चांडाल है, जिसका स्पर्श मात्र अपवित्र करता है, उसमें और ब्राह्मण में बहुत अंतर नहीं है। कायस्थ जो दूसरे दर्जे पर हैं, उनसे नाम मात्र का भेद है। बंबई में देशस्थ ब्राह्मण जितना चित्पावन ब्राह्मण के समीप है, उतना ही सोनकोलियक मछुआ जाति के। मराठा प्रदेश की अछूत जाति महारों का कुबी नामक किसान जाति के साथ 2 दूसरा नंबर है। उसके बाद आते हैं शेनवी ब्राह्मण, नेगर ब्राह्मण और ऊंची जाति वाले मराठे। यह परिणाम कुछ पुराने हैं। सामान्य तौर पर कहा जाए तो इसका यही मतलब है कि सामाजिक ऊंच नीच और शारीरिक भेद में किसी प्रकार का तारतम्य नहीं। अंत में हम मद्रास को लेते हैं। यहाँ हमें भिन्न भिन्न भाषागत प्रदेशों को पृथक 2 लेना चाहिए, क्योंकि भिन्न 2 प्रदेशों में सामाजिक ऊंच नीच का स्तर भिन्न 2 है। श्री रिजले और ई शून्य थरस्टन ने जातियों के क्रम का जो औसत निकाला है वह इस प्रकार है: कपू, सेल, मल्लक, गौल्ला, मादिगा, फोगाटा और कमती। उनके सामाजिक दर्जे के अनुसार उनका क्रम इस प्रकार होगा: ब्राह्मण, कमती, गौल्ला, कापू एंड ओल, हर्स एंड सेल, फगोटा एंड अदर्स। माला मादिगा का दर्जा सबसे नीचा है क्योंकि वे तेलुगु प्रदेश के अंत्यज हैं। कन्नड़ प्रदेश में नासिका माप के अनुसार यह क्रम है: कन्नड़ स्मार्त ब्राह्मण, बंत, बिल्लिव, मंदय ब्राह्मण, वक्कलिंग, गनिक, लिंगबंजिंग, बेदार, पंचाला, कुरहा, होलिया, देशस्थ ब्राह्मण, तोरेप्य एंड। सामाजिक ऊंच नीच के हिसाब से जातियों का क्रम इस प्रकार है: ब्राह्मण, बंत, वक्कलिंग, तोरेन्य आदि, कुरुबा एंड गनिका, बदेगा एंड क्रिम्बा एंड सोलगा, बिल्लिवा, बेड़ा, होलिया। इस तुलना का महत्व उस समय और भी बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि कन्नड़ के अछूत का नासिका माप 75.1 है,
और ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण का 71.5 और जंगल के क्रुंभ तथा सोलक का, जो हिंदूरंग चढ़ने पर जो स्थान उन्हें मिला, उस पर स्थित हैं। नासिका माप 86.1 तथा 85.1 है। अपने नासिका माप के हिसाब से तमिल जातियों का क्रम इस प्रकार है: अंबत्तन, वेल्लई, एडियायन, अगमुदिया, तमिल ब्राह्मण, पल्ली, मलयाली, शानन एंड पारायण। नमूने की 4 मलयालम जातियों के नासिका क्रम इस प्रकार हैं: तियन 75, नंबुदिर 75.5, नयर 76.7, चरुमन 77.2। इनका सामाजिक ऊंच नीच का स्तर इस प्रकार है: नंबुदरी, नयर, तियन, चरुमन। प्रावनकोर की जंगलो जाति कानिकर का नासिका माप 8.46 है। इस प्रकार चरुमन एक अछूत कनिकर की अपेक्षा ब्राह्मण की नस्ल का है। उक्त उद्धरण में जो दूसरी जातियों के बारे में कहा गया है, यदि उसे छोड़ दें और केवल अछूतों के बारे में जो कुछ कहा गया है उसी की ओर ध्यान दें तो यह स्पष्ट है कि पंजाब के चूड़े के नासिका माप वही है जो युक्त प्रांत के ब्राह्मण का बिहार के चमार का नासिका माप बिहार के ब्राह्मण से बहुत भिन्न नहीं है। कन्नड़ के होलेय अछूत का नासिका माप कन्नड़ के ब्राह्मण से कहीं अधिक ऊंचा है और चेरुमन तमिल के पैरिया से भी निचले दर्जे का अप्राप्य का नासिका माप उसी नस्ल का जिस नस्ल का तमिल नाड़ के ब्राह्मण का। यदि किसी जाति की नस्ल निश्चित करने के लिए नृवंश तत्व शास्त्र एक विश्वसनीय विज्ञान है तो हिंदू समाज पर इस शास्त्र के लागू करने के जो परिणाम हैं उनसे यह बात सिद्ध होती है कि अछूत आर्यों और द्रविड़ों से भिन्न नस्ल के हैं। इन नासिका नापों से यह बात पक्की तरह सिद्ध होती है कि ब्राह्मण और अछूत एक ही नस्ल के हैं। इससे यही परिणाम निकलता है कि यदि ब्राह्मण आर्य हैं तो अछूत भी आर्य हैं, यदि ब्राह्मण द्रविड़ हैं तो अछूत भी द्रविड़ हैं, यदि ब्राह्मण नाग हैं तो अछूत भी नाग हैं। इस अवस्था में श्री राइस का सिद्धांत निराधार सिद्ध होता है। 3. नस्ल के अछूतपन का आधार होने का सिद्धांत नृवंश तत्व शास्त्र के विरुद्ध तो पड़ता ही है, उसे हमारी उस जानकारी से भी किसी तरह का सहारा नहीं मिलता जो हमें भारत की नस्लों के बारे में है। यह बात भली प्रकार ज्ञात है कि भारत के लोग किसी समय दलों के हिसाब से संगठित थे और यद्यपि अब दलों ने जातों का रूप ले लिया है तो भी दलों का गठन अभी भी सुरक्षित है। हर दल टोलियों में बंटा हुआ था और टोलियां परिवारों के समूहों से बनी हुई थी। हर परिवार समूह का अपना एक चिन्ह होता था, चाहे कोई जानदार वस्तु हो चाहे बेजान। जिनका परस्पर एक ही समान चिन्ह होता था वह बाह्य विवाहादेश समूह के रूप में संगठित हो जाते थे, जिन्हें हम गोत्र या कुल कहते हैं। जिन परिवारों का एक ही गोत्र होता था उन्हें परस्पर विवाह नहीं करने दिया जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि वे एक ही पूर्वज के वंशज हैं और उनकी नसों में एक ही रक्त दौड़ रहा है। इस बात का ध्यान रखकर यदि भिन्न भिन्न जातों और जातियों के चिन्हों का अध्ययन किया जाए तो वह नस्ल निर्णय करने में नासिका माप जितनी ही अच्छी कसौटी का काम दे सकता है। दुर्भाग्य से इन चिन्हों और भिन्न भिन्न जातियों में उनके विभाग की चोर समाजशास्त्र के विद्यार्थियों ने एकदम ध्यान ही नहीं दिया। इस लापरवाही का मुख्य कारण जनगणना करने वाले कमिश्नरों का फैलाया हुआ यह प्रचलित विचार है कि हिंदू सामाजिक पद्धति की वास्तविक इकाई और हिंदू समाज का मूलाधार उपजाति है, जिसका नियम है कि उस उपजाति से बाहर किसी से विवाह न किया जाए। इससे बढ़कर गलती नहीं हो सकती। हिंदू समाज की इकाई उपजाति नहीं है, किंतु बाह्य विवाह देश के नियम के आधार पर बना हुआ परिवार है। इस अर्थ में हिंदू परिवार के दलगत संगठन हैं, वह उपजाति की तरह का सामाजिक संगठन नहीं। हिंदू परिवार में विवाह के अवसर पर कुल और गोत्र के विचार को ही प्रधान महत्व दिया जाता है, जाति और उपजाति का विचार गौण स्थान लेता है। हिंदू समाज के कुल और गोत्र का वही दर्जा है जो प्रारंभिक समाज के दलगत चिन्हों का। इससे प्रकट होता है कि हिंदू समाज अपने संगठन की दृष्टि से अभी भी दलगत ही है। परिवार उसका आधार है। उसे बाह्य विवाहादेश का पालन करना होता है। जाति सामाजिक संगठन हैं जो कि दलगत संगठन पर ऊपर से लादे गए हैं। वे जिस बाह्य विवाहादेश के नियम को लागू करते हैं उससे दलगत संगठन के कुल और गोत्र पर आधारित बाह्य विवाह निषेध के नियम का निषेध नहीं होता। और उपजाति
इस बात को स्वीकार कर लेने का कि उपजाति की अपेक्षा परिवार कहीं अधिक महत्व का है, महत्व स्पष्ट है। इससे हिंदू परिवारों में प्रचलित कुल और गोत्रों के नामों का अध्ययन होगा। इस प्रकार के अध्ययन से भारत के लोगों की नस्लगत बनावट के अध्ययन में बड़ी सहायता मिलेगी। यदि भिन्न भिन्न जातों और जातियों में एक ही कुल और गोत्र मिल जाए तो यह कहना संभव होगा कि यद्यपि सामाजिक दृष्टि से जातें भिन्न भिन्न हैं, किंतु नस्ल के हिसाब से एक ही हैं। इस प्रकार के दो अध्ययन हुए हैं, एक महाराष्ट्र में श्री रिसले द्वारा और दूसरा पंजाब में हुरोज द्वारा। दोनों अध्ययनों का जो परिणाम हुआ है उससे इस सिद्धांत का एकदम खंडन हो जाता है कि अछूत आर्यों अथवा द्रविड़ों से भिन्न नस्ल के हैं। महाराष्ट्र की मुख्य आबादी मराठों की है। महार महाराष्ट्र के अछूत हैं। उन दोनों के नस्ली अध्ययन से पता चलता है कि दोनों एक ही कुल के हैं। वास्तव में एकरूपता इतनी अधिक है कि मराठों में शायद ही कोई एक भी ऐसा कुल हो जो महारों में न हो और महारों में भी शायद ही कोई ऐसा कुल हो जो मराठों में न हो। इसी प्रकार पंजाब में एक बड़ी जनसंख्या जाटों की है। मजहबी सिख अछूत गिने जाते हैं। उनमें अधिकांश चमार हैं। नस्ली खोज से प्रकट होता है कि दोनों के गोत्र समान हैं। यह सब बातें सही होने पर यह कैसे कहा जा सकता है कि अछूत भिन्न नस्ल के हैं? जैसा कि मैंने कहा है, यदि इन चिन्हों, कुलों तथा गोत्रों का कुछ भी है तो इतना अर्थ तो होना ही चाहिए कि जिनका एक ही चिन्ह है वे संबंधी होंगे। यदि वे एक ही रक्त के रहे तो वे भिन्न नस्ल के नहीं हो सकते। इसलिए अछूतपन के नस्ली आधार का सिद्धांत त्याज्य है। अब हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि क्या पेशे अछूतपन का आधार हैं? श्री राइस के अनुसार अछूतपन का मूल्य उनके गंदे और घृणित पेशों में है। यह मत कुछ ठीक सा जंचता है, लेकिन इसे अछूतपन की उत्पत्ति की सच्ची व्याख्या स्वीकार करने में कुछ कठिनाइयां। अछूत जिन गंदे और घृणित पेशों को करते हैं वे सभी मानव समाजों में समान हैं। हर समाज में ऐसे लोग हैं जो इन पेशों को करते हैं। संसार के दूसरे देशों में ऐसे लोगों के साथ अछूतपन का व्यवहार क्यों नहीं हुआ? दूसरा प्रश्न है कि क्या द्रविड़ लोगों को इन पेशों से अथवा ये पेशे करने वालों से घृणा थी? इस विषय में हमारे पास किसी प्रकार की कोई साक्षी नहीं, लेकिन आर्यों के बारे में हमारे पास साक्षी है। इस साक्षी से यही प्रमाणित होता है कि आर्य भी दूसरे लोगों की तरह के थे और उनकी पवित्रता तथा अपवित्रता की कल्पना दूसरे प्राचीन लोगों से भिन्न न थी। नारद स्मृति के इस एक उद्धरण पर विचार करने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्यों को गंदे पेशे करने में किसी प्रकार का कोई ऐतराज न था। 5वें परिच्छेद में नारद ने सेवाधर्म के उल्लंघन का विचार किया है। उस परिच्छेद में ये श्लोक आए हैं। 1. ऋषियों ने धर्मानुसार 5 प्रकार के सेवक बताए हैं। इनमें 4 प्रकार के सेवक हैं और 5वें दास हैं जिनके फिर 15 प्रकार हैं। 2. एक विद्यार्थी, एक काम सीखने वाला, एक वेतन भोगी नौकर तथा एक अधिकारी। 1. 3 ऋषियों ने घोषणा की है कि पराश्रित होना तो सभी के लिए समान है, किंतु उनकी अपनी पृथक स्थिति और उनकी अपनी जाति और पेशे पर निर्भर करती है। 2. 4 यह बात जान लेने की है कि पेशे 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और गंदे। जो गंदे पेशे हैं उन्हें दास करते हैं, जो शुद्ध पेशे हैं उन्हें शूद्र कर्म कर। 3. 5 दरवाजे, पाखाने, सड़क तथा कूड़ा फेंकने की जगह पर झाड़ लगाना, शरीर के गुह्य अंगों का मर्दन, उच्छिष्ट भोजन तथा मलमूत्र को इकट्ठा कर फेंकना। 4. 6 और अंत में जब स्वामी चाहे तब उसके अहनों की मालिश करना, ये काम गंदे माने जाने चाहिए। इनके अतिरिक्त शेष सभी काम शुद्ध हैं। 5.25 इस प्रकार शुद्ध काम करने वाले 4 प्रकार के कर्मचारियों की 2 शिष्यांते वास्य प्रभृत काष्ठतुर्थस्त्वधिकर्मकृत एते कर्मकरा ज्ञेयाः दासास्तु गृहजादयः 3 सामान्यमस्वतंत्रत्वमेषामाहुर्मनीषिण जातिकर्म कृतस्तु को विशेषो वृत्तिरेव च 14 कर्मापि द्विविधं ज्ञा या शुभं शुभमेव च रामदासकमक शुभं कर्मकृता स्मृतम्
5 गृहद्वारा शुचिस्थानरभ्यावस्कर्शोधनम गुह्यांगस्पर्शनोच्छिष्टविन्मूत्रग्रहणोघ्नम 6 इच्छतः खामिनश्चान्ध्य पस्थान्मथान्ततः शुभं कर्म विषयेन शुभमन्यदतः परम 25 शुभ कर्म क्रास्त्वेते चत्वारः समुदाहृता है जघन्य कर्म भाजस्तु शेषा दासात त्रिपंच का है 26 गृहजातस्तथा त्रितो लब्धो दायादुपागत गिनती करा दी गई है। दूसरे जो गंदा काम करते हैं दास हैं और वे 15 प्रकार के हैं। यह स्पष्ट है कि गंदा काम करने वाले दास थे और झाड़ू लगाना गंदे काम में शामिल था। जो प्रश्न पैदा होता है वह यह है कि ये दास कौन थे? क्या वे आर्य थे अथवा अनार्य? इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्यों में दास प्रथा थी। एक आर्य दूसरे आर्य का दास हो सकता था, चाहे किसी भी वर्ण का हो वह दास हो सकता था। एक क्षत्रिय दास हो सकता था, एक वैश्य भी हो सकता था, एक ब्राह्मण भी दास हो सकने की संभावना से सर्वथा मुक्त न था। जब देश में चातुर्वर्ण्य एक कानून की तरह हुआ तो दास प्रथा में कुछ परिवर्तन आया। नारद स्मृति के निम्न लिखित उद्धरणों से उस परिवर्तन का रूप स्पष्ट हो जाता है। 36 चारों वर्णों के प्रतिलोम क्रम में दास प्रथा के लिए स्थान नहीं। यदि आदमी अपने वर्णधर्म का पालन न करे तो वह इस नियम का स्थिति के समान है। अपवाद है। उस अवस्था में दासत्व पत्नी की। याज्ञवल्क्य का भी कथन है, दास प्रथा अनुलोम क्रम से है, प्रतिलोम क्रम से नहीं। पर विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा नाम की जो टीका है उसमें इसकी व्याख्या इस ब्राह्मण और शेष वर्णों में दास प्रथा अनुलोम क्रम से रहेगी। क्षत्रिय और शैव ब्राह्मण के दास हो सकते हैं, वैश्य और शुद्ध क्षत्रिय के दास हो सकते हैं, शूद्र वैश्य का दास हो सकता है। ये दास अनुलोम क्रम से ही लागू हो सकती हैं। यह परिवर्तन दास प्रथा का पुनर्संगठन मात्र था और उस क्रमागत का आधार जो कि चातुर्वर्ण्य की आत्मा है। इसे ठोस रूप में व्यक्त करें तो इस नियम का मतलब यह हुआ कि एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य तथा एक शूद्र ब्राह्मण का दास हो सकता था। एक क्षत्रिय, एक वैश्य तथा एक शूद्र क्षत्रिय का दास हो सकता था। एक वैश्य और एक शूद्र वैश्य का दास हो सकता था, किंतु शूद्र का दास केवल शूद्र ही हो सकता था। यह सब होने पर दास प्रथा का कानून चालू ही था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई भी हो, यदि वह दास बनता तो उस पर वह नियम लागू ही होता। दासों के लिए जो कर्तव्य निश्चित थे उनकी ओर ध्यान दें तो यह परिवर्तन किसी तरह का भी परिवर्तन नहीं है। उसका अब भी यही मतलब हुआ कि यदि एक ब्राह्मण दास बने, एक क्षत्रिय दास बने, एक वैश्य दास बने अथवा एक शूद्र दास बने तो उसे झाड़ू लगाने का काम करना ही होगा। हाँ, एक ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य अथवा शुद्ध के घर में झाड़ू नहीं लगाएगा, किंतु वह एक ब्राह्मण के घर में भंगी का काम करेगा। उसी प्रकार एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण और क्षत्रिय के घर में भंगी का काम करेगा, केवल वह एक वैश्य तथा शूद्र के घर में नहीं करेगा। एक वैश्य एक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के घर में भंगी का काम कर देगा, वह एक शूद्र के घर में नहीं करेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो निश्चय से आर्य हैं, गंदे से गंदा भंगी का काम करते रहते हैं। यदि भंगी का काम एक आर्य के लिए घृणित कार्य नहीं था तो यह कैसे कहा जा सकता है कि गंदे पेशों को करना अछूतपन का कारण है? इसलिए यह मत कि गंदे पेशे में लगना अछूतपन का कारण है, निराधार सिद्ध होता है।